हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज IQ में। आज हम बात करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हम कोरोना के कई वेरिएंट्स के बारे में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि कोरोना का कौन कौन सा वेरिएंट आया है। अब वर्तमान में जो वेरिएंट की बात हो रही है वो बताया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। जो बताया जा रहा है कि ये थर्ड वेव को शुरुआत होगी, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ही होगी। इससे बच्चों को ज़्यादा संक्रमण होगा। यह कितनी हानिकारक हो सकती है और कहाँ तक इसको रोका जा सकता है, क्या यह वास्तव में इतनी हानिकारक होगी जितना कि बताया जा रहा है या फिर उससे कम होगी। तो पूरी जानकारी लेने के लिए देखिए वीडियो, इसलिए बढ़ते हैं पूरा वीडियो की ओर। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो वैक्सीन ले चुके हैं उनके लिए हानिकारक है या नहीं है। अगर है हानिकारक तो कितनी है, और बच्चों के लिए कितनी हानिकारक है, उसका बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है या बच्चे उससे कितना सेफ रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कोरोना के पिछले वर्ष के बारे में, यानी कि 2020 में कोरोना की भारत में शुरुआत हुई थी। थोड़ा उसका हिस्ट्री जानेंगे, इसके बाद बताएंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो देखेंगे जो कोरोना रोग है, जो बीमारी है, वो क्या कोविड-19 के नाम से है। और जिस वायरस की वजह से, वायरस का नाम है सार्स CoV-2, इसका सेकेंड वेरिएंट है। स्थान भारत, यानी कि शुरुआत इसकी चीन से हुई थी, चीन के वुहान से। लेकिन जो भारत में पहले मामला आया था उसके बारे में बता रहा हूँ। तो स्थान भारत, पहला मामला आया था केरल में, और 30 जनवरी 2020 को आया था पहला मामला केरल में। इसके बाद जो उत्पत्ति है उसकी चीन के वुहान शहर से, हुबेई से। और जो सत्यापित मामले हैं अपने भारत में 1 जुलाई 2021 से सत्यापित मामले जो हैं वो लगभग 3,04,11,634 हैं। ये मामले हैं 1 जुलाई 2021। 2022 2020 का बात नहीं कर रहे हैं, 2021 का बात कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2021 का जो सत्यापित मामले थे कोरोना से संक्रमित लोगों के, वो हैं 3,04,11,634। और जो सक्रिय मामले थे 1 जुलाई तक 2021 में वो थे 5,23,257। अब स्वस्थ होने वाले में कितने थे? 2,94,88,918। 1 जुलाई 2021 तक 2,94,88,918 स्वस्थ हो चुके थे। और मृत्यु जो थी वो थी 3,99,459। 1 जुलाई 2021 तक ये मामले थे। अब ये जो कोरोना का फैलाव हुआ था वो कहाँ, भारत की कोई राज्य ऐसा नहीं था जहाँ पे कोरोना का फैलाव ना हुआ। सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना फैल चुका था। अब जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में सुन रहे हैं, इसके बारे में जाने के पहले तो अल्फा का समझ लेंगे कि अल्फा हमारे लिए कितना घातक था। उस हिसाब से यदि डेल्टा माना जाए तो इसको 4 गुना ज़्यादा इससे हानिकारक बताया जा रहा है। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है हमारा, इसको 4 गुना ज़्यादा हानिकारक बताया जाए। यानी कि अल्फा का आप हिस्ट्री देखेंगे तो अल्फा का हिस्ट्री देखेंगे तो 30 जनवरी को केरल में, सामने शोर हो रहा है, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जो अल्फा वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट का हिस्ट्री हम देखेंगे तो लगभग क्या 30 जनवरी को ही, 30 जनवरी को पहला मामला केरल में आया था अल्फा वेरिएंट का। तो जो अल्फा था कोरोना का वेरिएंट, उसका मामला 30 जनवरी को आया था केरल में। केरल का कोई त्रिशूर शहर है, त्रिशूर, वहाँ पे पहला मामला आया था। और यह 3 फरवरी को, 30 जनवरी के बाद 3 फरवरी को 3 लोगों को उसने संक्रमित कर दिया था। यानी कि 30 जनवरी को था एक व्यक्ति संक्रमित, और फिर 3 फरवरी को 3 व्यक्ति संक्रमित हो गए थे। यानी कि 4 डेज में, यानी 3 डेज पूरा और 4th डेज जो था उस समय तक 3 व्यक्ति से संक्रमित हो चुके थे। अब 3 फरवरी के बाद जब
चीन के वुहान शहर से छात्रों को रेस्क्यू किया गया, जो इंडिया के वहाँ लोग फंसे हुए थे उनको यहाँ लाया गया। तो 12 मार्च तक इसके मामले जो थे वो 12 से 15 मार्च 100 से ज़्यादा मामले हो गए थे। और पहले जो मृत्यु हुई थी वो 12 मार्च को हुई थी। जो व्यक्ति सऊदी अरब से लौटा था उसकी एज लगभग थी 76 ईयर, तो वो सऊदी अरब से लौटा था। तो फर्स्ट जो डेथ थी इंडिया में कोरोना से वो थी उस 76 वर्ष के व्यक्ति की जो सऊदी अरब से लौटा था। अब इसका हम ये समझेंगे कि अल्फ़ा किस तरीके से संक्रमित कर रहा था लोगों को, किस तरीके से अपनी चेन बना रहा था, किस प्रकार से इसके मामले बढ़ रहे थे, और उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि जो वर्तमान में भी हमारी गवर्नमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय डेल्टा प्लस वेरिएंट को बता रहा है कि 4 गुना ये ज़्यादा उससे मजबूत है, यानी कि जो अल्फ़ा की रफ्तार थी उससे ज़्यादा 4 गुना ये मजबूत है। तो यदि अल्फ़ा 30 जनवरी को 1 मामला था और 3 फरवरी को 3 मामले हो गए, 12 मार्च को एक मृत्यु हो गई इससे जो 76 वर्ष के व्यक्ति की थी, और 15 मार्च को 100 से ऊपर व्यक्ति इससे संक्रमित हो गए। अब यहाँ देखेंगे कि 15 मार्च को 100 व्यक्ति संक्रमित थे और 28 मार्च को 1000 व्यक्ति संक्रमित हो गए थे। 15 मार्च को 100 व्यक्ति संक्रमित थे और 28 मार्च को 1000 व्यक्ति संक्रमित हो गए, यानी कि 13 दिन में 100 से 1000 हो गया, 10 गुना व्यक्ति संक्रमित हो गया। अब 28 के बाद देखेंगे तो 2 अप्रैल को 1000 व्यक्ति संक्रमित हो गए थे। जो 100 से 1000 हुए थे तो 2 अप्रैल को वो 2000 हो गए थे संक्रमित। जब 2000 संक्रमित हुए थे 2 अप्रैल को, और उससे 3 अप्रैल को जाके मात्र एक दिन का गैप हुआ, 3 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में 3000 लोग संक्रमित हो गए थे। यानी कि जो ये 10 गुना बढ़ा 15 मार्च से 28 मार्च के बीच, यानी कि 13 दिन में 10 गुना बढ़ा गया। 13 दिन में 10 गुना, यानी कि 100 से 1000 हुए 13 दिन में। 100 व्यक्तियों से संक्रमित हुए 1000 13 दिन में। फिर उसके बाद 1000 से 1000 और संक्रमित हो गए कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन का गैप, अगले दिन 1000। 4 अप्रैल तक टोटल मामले इसके 6000 हो गए थे, और जिसमें मृत्यु दर 1 अप्रैल को थी 50 लोगों की और बढ़ के 3 अप्रैल को 100 से ऊपर आंकड़े हुए थे मृत्यु दर के। यानी कि मृत्यु दर में भी परसेंटेज जो था 50% बढ़ रहा था, और जो मामले थे वो 10 गुना 20 गुना, मतलब कि जितना समय बढ़ता जा रहा था उससे उसी तरह से वो अपनी चेन बनाता जा रहा था और लोगों को संक्रमित कर रहा था। यानी कि ऐसा समझेंगे कि अल्फ़ा वेरिएंट जो अपना था, अल्फ़ा यदि एक दिन में 10 लोगों को संक्रमित कर रहा है, मान लीजिए एक दिन में 10 लोगों को, तो एक दिन में यदि 10 लोग संक्रमित हो रहे हैं तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक दिन में 40 लोग संक्रमित होंगे, क्योंकि इसको 4 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट को। अल्फ़ा से एक दिन में 10 लोग मान लीजिए संक्रमित हो रहे हैं, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक दिन में 40 लोग संक्रमित होंगे। अब यदि इनकी इस बात को सही मान लिया जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्ट कहा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्ट उस वायरस को कहा जाता है, यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्ट ये वायरस चिंता का विषय बन गया है सरकार के लिए। वेरिएंट ऑफ कंसर्ट का मतलब है कि चिंताजनक वायरस, यानी कि वो वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्ट में रखे जाते हैं जिनकी संक्रमण दर तीव्र होती है या जिनकी मृत्यु दर तीव्र होती है, जो बड़ी तीव्रता से फैलते हैं लोगों में, या उनकी वजह से लोग उनके लोगों की मृत्यु दर की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है, यानी कि ये चिंता का सबब बना हुआ है। तो अब देखेंगे कि यदि यह बात सही है तो डेल्टा यानी अल्फ़ा जो था वो पूरा रहा था हमारा 1 वर्ष तक, यानी कि आज देखेंगे 1 जुलाई तक, तो 1 जुलाई तक देखेंगे तो 1 वर्ष और 5 महीने कुछ दिन हो गए। 30 जनवरी से जोड़ा जाए अपने यहाँ, तो 30 जनवरी को 2020 में 30 जनवरी और 2020 को जो वेरिएंट आया था अल्फ़ा कोरोना फर्स्ट जो था व्यक्ति संक्रमण, तो 30 जनवरी को हुआ था, उससे लेकर 1 जुलाई तक जोड़ा जाए तो 1 वर्ष 5 महीने कुछ दिन हो जाएंगे। तो उस हिसाब से यदि यह 4 महीने ही रह गया डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो ये भारत में अल्फ़ा से ज़्यादा तबाही मचा देगा। लेकिन अब इसको समझना ये है
कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है इसकी पुष्टि कैसे हो गई इतनी जल्दी। यानी कि कोई भी वेरिएंट आता है उसको लैब में ले जाते हैं। यानी कि अभी मामले बताए जा रहे थे, भारत में लगभग 40 और 56 मामले बताए जा रहे थे। तो इन मामलों की पुष्टि किस प्रकार हुई? आपने मान लीजिए सैंपल लिया, सैंपल को आपने टेस्ट लैब में लेगा तो वो तो कोरोना की पुष्टि करेगा। उस वेरिएंट को आप इतने जल्दी ये नहीं बता सकते हैं कि ये डेल्टा प्लस है या इसने अपने को परिवर्तित कर लिया है और उस पर ये वैक्सीन कारगर होगी या नहीं होगी। ये भी बताया जा रहा था कि वो जो कोरोना की वैक्सीन जो लोग लगा चुके हैं उन पर भी ये असर डाल रहा है। हाँ, तो असर डाल सकता है, ये है कि असर डालेगा, लेकिन इससे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्तियों ने वैक्सीन ले रखी है और सेकेंड डोज भी ले रखा है, सेकेंड डोज वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, देखिए इससे ये भी बता रहे हैं डेल्टा प्लस से कि जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती है हमारी, तो वो उसकी रफ्तार को धीमा कर देता है। इसके जो लक्षण बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत तीव्रता से फेफड़ों पर चिपकता है और अपना कार्य जल्दी ही शुरू कर देता है, जिससे व्यक्तियों को जल्दी ही यह हानि पहुंचा देता है व्यक्ति के शरीर को, और संक्रमण दर भी इसकी तेज़ी से बढ़ती है और जो शरीर में हमारे एंटीबॉडीज इनको खत्म कर देता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तो बनती ही रहती हैं, कई बीमारी आती हैं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित कर लेता है। तो ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती रहती हैं। वैक्सीन का जो एंटीबॉडी होता है वो अलग होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये होता है, जैसे अपन अभी डॉक्टरों ने जो प्लाज्मा थेरेपी अपनाई थी, वो इंसानी शरीर के रक्त से प्लाज्मा निकाला गया था। रक्त के बीच में जो पीला पीला पदार्थ होता है रक्त में, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। उस प्लाज्मा को निकाला गया था, उस प्लाज्मा थेरेपी को दिया गया था जो एंटीबॉडीज बना रहा था। तो ये हो गया रक्त के द्वारा प्लाज्मा देना, उससे एंटीबॉडीज बनना। लेकिन जो एंटीबॉडी लैब में बनाई जाती है उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज यूके में बनी थी और सबसे पहले यूके में इसका ट्रायल हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप को यह दी गई थी। तो वो जो स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है कि एंटीबॉडीज को यह धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तो माना कि एंटीबॉडीज को ये ख़त्म कर देगा, लेकिन जो वैक्सीन हमने ले रखा है, अब वैक्सीन में भी देखेंगे कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है। जिन व्यक्तियों ने कोवैक्सीन ली है, भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, जिन व्यक्तियों ने कोवैक्सीन ले रखी है, तो कोवैक्सीन तो पूरा जो कोरोना का पूरा संरचना है, वो कोई भी उसका वेरिएंट हो, वो सबके लिए लाभकारी है। जिसने कोवैक्सीन ले रखी है उसको अन्य कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डोज भी वो कोई वैक्सीन का ले सकता है और सेकंड डोज भी कोवैक्सीन का लेगा, क्योंकि ये पूरे कोरोना के लिए ही, कोरोना के जितने वेरिएंट हैं वह सब पे ही कारगर है। और ऐसे ही रूस की जो है स्पुतनिक, वो भी कोरोना के सभी वेरिएंट पर लाभकारी है। अब रही कोविशील्ड, तो कोविशील्ड जो है इसका जो गैप है ये लगभग 56 से 84 डेज है, 56 से 84 डेज। तो इसे लगभग 84 डेज के अंदर ही लगवा लेनी चाहिए। इसके जो डबल डोज है इसका 84 डेज के अंदर ही लगवा लेना चाहिए, और इसके बाद नहीं, और ना ही 56 डेज से पहले, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में कार्य करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो अपना पूरा कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाता यदि हम डबल डोज जल्दी ही ले लेते हैं। तो उसे अपना पूरा काम करने दीजिए। फिर जो डबल डोज हम लेंगे वो 84 डेज के अंदर ही लेंगे। अब कोविशील्ड जो है उसका हमने सिंगल डोज ले लिया। अब यदि डबल डोज लेना चाहें तो कोविशील्ड उतनी कारगर नहीं है। कोविशील्ड से ये मान लीजिए कि 70% व्यक्ति पर असर करेगी। जो कोविशील्ड लिए हैं उस पर डेल्टा प्लस वेरिएंट 70% असर कर सकता है, और जो कोवैक्सीन लिए हैं उस पर 70% कोविशील्ड सेफ्टी करेगी। जो कोविशील्ड लिए हो उस व्यक्ति की सेफ्टी करेगी 70%, यानी कि 30% तक डेल्टा प्लस वेरिएंट उसको हानि पहुंचा सकता है। और इसमें जो है 80 से 90% कोवैक्सीन है, वो 80 से 90% सेफ्टी करेगी व्यक्तियों को, लगभग 10 से 20% केवल नुकसान पहुंचाएगी, 10 से 20%। यानी कि जो कोविशील्ड लिए हैं उन्हें डेल्टा प्लस वेरिएंट 30% तक नुकसान पहुंचा सकता है, जो
कोवैक्सीन लिए हैं उन्हें लगभग 10 से 20% तक नुकसान पहुंचा सकता है। अब लेकिन ये नुकसान इतने ज़्यादा डरावने नहीं है कि व्यक्ति की उससे डेथ हो जाए। डेथ तो हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर, क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हैं, और जिनको कोरोना हो गया है और फिर उसके बाद उन्होंने वैक्सीन ली है, उनका इलाज चला, तो उनके अंदर तो एंटीबॉडीज इस तरीके से हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब देखेंगे बच्चों की बात कि बच्चों पर यह असर करती है, तो हमारे अभी भारत में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन ऐसा ट्रायल किया नहीं गया है छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जो अमेरिका USA की जो वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है वो, तो उसका उन्होंने ट्रायल किया है 12 से 18 एज के बच्चों तक, जिसने बड़ा ही असरकारक काम किया है वहाँ पर। तो अब भारत में भी उसको मंजूरी दे दी गई है। तो यदि मॉडर्ना वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन की फर्स्ट डोज बच्चों को दे दी जाए और सेकेंड डोज भी उसी की दे दी जाए। लेकिन जो युवा हैं उन्होंने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज ले रखा है, और यदि 84 डेज अभी उन्हें नहीं हुए हैं, यदि 84 डेज होने वाले हैं तो सेकेंड भी वो कोविशील्ड का ही ले लें। और यदि 84 डेज नहीं हुए हैं, लगभग उनके 20 दिन 25 दिन 15 दिन बाकी है 84 डेज में, तो कहीं से मॉडर्ना वैक्सीन के लिए व्यवस्था कर लें, क्योंकि भारत में भी है, आ गई है, और भारत में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। मॉडर्ना वैक्सीन यदि वो ले लें तो कोविशील्ड का और मॉडर्ना का जो कॉम्बिनेशन होगा वह इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। यानी कि जो कोवैक्सीन और स्पुतनिक काम कर रही है, वही कोविशील्ड और मॉडर्ना मिलकर काम करेंगे। उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं, कम नहीं करेंगे, ये दावा है। क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो बच्चों से लेके युवाओं बुजुर्गों तक सब पर काम कर रही है, और कोविशील्ड जो है वो युवाओं पर काम कर रही है, बच्चों पर अभी इसका ट्रायल नहीं किया गया है। तो इन दोनों का डोज यदि मिक्स कर दिया जाए कि फर्स्ट डोज जिसने कोविशील्ड का लिया है उस समय रहते 84 डेज से पहले बस सेकेंड डोज मॉडर्ना का ले लें, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो बात थी या जो बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक होगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, और ये इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन ले चुके हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही नहीं। क्योंकि वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बने हैं वो एंटीबॉडी इससे लड़ने में सक्षम हैं, और जो इस पहले से कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और फिर इलाज के दौरान उन्हें एंटीबॉडीज दिया गया है, तो उन पर तो ये असर कर ही नहीं सकता। उन पर तो 1-2% या शायद ही असर करे, उन लोगों पर असर होगा ही नहीं इसका। तो ये जो अफवाह हो रही है कि जो जिनका इलाज हो रहा था या जिनको कोरोना हो चुका था, जो एंटीबॉडी ले चुके हैं या जो वैक्सीन ले चुके हैं, उन्हें भी डेल्टा प्लस वेरिएंट अपनी जकड़ में ले रहा है, तो ये सब बेकार की बातें, फिजूल बातें। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसने वैक्सीन ले रखा है, केवल वैक्सीन जिसने लिया है वो संक्रमित नहीं हुआ पहले, तो उस पर लगभग 20 से 30% असर दिखाएगा ये। लेकिन जो संक्रमित हो चुके हैं व्यक्ति पहले से कोरोना से, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लिया और उनका इलाज भी चलता रहा है, तो उनमें एंटीबॉडी इस तरीके से बन गए हैं कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट उन पर असर नहीं दिखा सकता है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए ट्रायल शुरू हो गया है, और मॉडर्ना की भी अनुमति मिल गई है हमारे देश में कि मॉडर्ना वैक्सीन भी दी जाएगी, जो अमेरिका की है। तो बच्चों में भी इतना नुकसानदायक नहीं होगा जी। हाँ, लेकिन जब तक इसके आसार बने हुए हैं, तब तक हमें जो कोरोना गाइडलाइन है उसका तो पालन करना ही चाहिए। खुद भी करें, घर पे भी करें। इजराइल एक ऐसा देश था जो लगभग फ्री हो चुका था कोरोना से, लेकिन उस पर भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वहाँ भी आ गया, तो इजराइल ने घर पर भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो मेन बात तो यही है कि यदि कोरोना गाइडलाइन का हम पालन करेंगे तो इससे बचे रहेंगे, और लहर तो थर्ड वेव तो आनी ही नहीं है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि अधिकतर सभी लोगों में वैक्सीन का कार्य हो चुका है, वैक्सीनेशन का। जो बच्चे रह गए हैं उनमें भी आगे के समय धीरे धीरे हो जाएगा, इसलिए थर्ड वेव तो आना संभव ही है, और लगभग ये अगस्त सितंबर तक कोरोना से फ्री हो सकता है देश। इन अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से, जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनके हिसाब से देश कोरोना से फ्री हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और डेल्टा वेरिएंट के बारे में जो ये ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है बहुत घातक होगा, ये सब बेकार है।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिनको वैक्सीन लग गई है उन्हें डरने की बात नहीं है। और जो कोविडशील्ड का सिंगल डोज लिए हैं और सेकेंड डोज लेने में उनके 20-25 दिन अभी बाकी हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि कोशिश करिए यदि आपको मॉडर्ना वैक्सीन का डोज मिल जाए तो वो आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। और जो कोवैक्सीन है स्पुतनिक लिए हैं उनके लिए तो कोई डर की बात ही नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन और स्पुतनिक अपने आप में ही कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।